क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 3 है विद्युत। जैसे कि आप लोग जानते होइएगा कि आजकल विद्युत जो है हमारे लिए कितना आवश्यक है। हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत का उपयोग करते हैं। लेकिन विद्युत की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इसके प्रकृति के संबंध में हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसमें सर्वप्रथम है कि विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या है? तो किसी भी पदार्थ का या प्रत्येक वस्तु का यह आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है या विद्युत बल आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है, उसको हम कहते हैं विद्युत आवेश। तो यह विद्युत आवेश विद्युत बल को आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। यह मुख्यतः किसी परमाणु में अवस्थित कण पर निर्भर करता है। जैसे पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके होइएगा कि किसी भी पदार्थ में जो सबसे सूक्ष्म कण होता है उसका नाम है परमाणु। इस परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर इकाई ऋण आवेश पाया जाता है और प्रोटॉन एक ऐसा कण है जिस पर इकाई धन आवेश पाया जाता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी परमाणु पर अवस्थित जो आवेश होता है वो कुल आवेश शून्य होती है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। अब यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होती है कि जब परमाणु उदासीन है तो आखिर आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो किसी भी प्रकार पदार्थ में आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, या किसी पदार्थ में हम यूं कह सकते हैं कि किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाए तो उसमें धन आवेश अवस्थित रहता है, जिसके कारण वह पदार्थ धन आवेशित हो जाएगी। अगर बाहर से उसमें हम इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो उस स्थिति में उसमें ऋण आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी, अतः वस्तु जो है वो ऋण आवेशित हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी पदार्थ में विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। हालांकि विद्युत आवेश प्राय 2 प्रकार के होते हैं: धन आवेश और ऋण आवेश। प्रोटॉन के कारण जिस आवेश की उत्पत्ति होती है उसको हम धन आवेश कहते हैं, और न्यूट्रॉन के कारण जिस आवेश की उत्पत्ति होगी उसको हम ऋण आवेश कहेंगे। और विद्युत आवेश का कुछ प्रकृति होता है। अगर मान लिया जाए समान आवेशित वस्तु को हम पास लाएंगे तो उसमें विकर्षण होगी, वह एक दूसरे से दूर भागेगी। और जब असमान आवेश को एक दूसरे के निकट लाएंगे तो उस समय में वस्तु जो है वह एक दूसरे के निकट आ जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समान आवेश के बीच विकर्षण और असमान आवेश के बीच आकर्षण की क्रिया होती है। यह आवेश का प्रकृति हो गया। अब देखिए, यही आवेश जो है किसी परिपथ के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब स्थानांतरित किया जाता है तो उसको हम कहते हैं विद्युत धारा। आप लोग जानते होइएगा कि घरों में हम विद्युत परिपथ बनाते हैं और उस विद्युत परिपथ के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है और हम ऐच्छिक संयंत्रों तक उस विद्युत धारा को ले जाते हैं और उसको चलाने का काम करते हैं या उसका उपयोग विभिन्न कार्यों को संपादित करने में करते हैं। तो यहाँ यह है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ। जब किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होती है तो उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है और यह एक अदिश राशि है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर हुआ। कभी कभी एम्पियर का भी परिभाषा पूछा जाता है। एम्पियर का क्या परिभाषा होगा? जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश जो है वह प्रवाहित होता है तो उसे हम एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम्ब बटे 1 सेकंड। और विद्युत धारा मापने के लिए एक संयंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है आमीटर।
इसे एमीटर भी कहा गया है। तो अमीटर किसे कहते हैं? तो वह विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण को मापा जाता है, उसे अमीटर कहते हैं। और आगे है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं? बराबर आप लोग जानते होइएगा कि विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर पूछा जाता है या दोनों का परिभाषा पूछा जाता है, तो यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो विद्युत विभव का परिभाषा होगा इकाई धन आवेश को जब अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु तक लाया जाता है तो उसे हम विद्युतीय विभव कहते हैं, और इसका SI मात्रक वोल्ट है और विद्युतीय विभव भी अदिश राशि है। वैसे विभवांतर तो इकाई धन आवेश, माने विभवांतर का परिभाषा अगर पूछा जाए तो आपको यह लिखना होगा कि इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर का SI मात्रक भी वोल्ट होता है और इसे मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है वोल्टमीटर। तो विद्युत परिपथ में जब हम दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे वोल्टमीटर कहा गया है या वोल्टमीटर कहते हैं। अब चलिए थोड़ा हम लोग इससे आगे बढ़े। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को विद्युत धारा के प्रवाह होने की प्रकृति के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं चालक, अचालक यानी चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ और अतिचालक पदार्थ। अब चालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक होती है, उसे हम विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, इस सब में विद्युत धारा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक होती है। हालांकि सर्वश्रेष्ठ चालक जो है वो चांदी को माना गया है। चांदी की विशिष्ट चालकता जो होती है वो अधिक होती है। वैसे ही अचालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होती है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता बहुत ही कम होती है, विशिष्ट चालकता कम होती है, उसे हम अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, सल्फर, कांच, रबर, सूखी लकड़ी, इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। वैसे ही एक है अर्धचालक पदार्थ। तो अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता अचालक और चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकताओं के बीच होती है, उसे हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे ये जर्मेनियम और सिलिकॉन। अर्धचालक पदार्थ वह होता है जिसमें कुछ विशेष परिस्थिति में विद्युत धारा की प्रवाह होती है और अन्य परिस्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। वैसे ये अतिचालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे हम अतिचालक पदार्थ कहते हैं। अतिचालक पदार्थ का एग्जाम्पल है सेरामिक। सेरामिक एक ऐसा पदार्थ है जो बेरियम और लिथियम से बनाया गया है और यह अतिचालकता के गुण को प्रदर्शित करता है। वैसे ही है अतिचालक पदार्थ। तो इस प्रकार से आप लोग ये जान गए होइएगा कि चालक पदार्थ किसे कहते हैं, अचालक पदार्थ किसे कहते हैं, अर्धचालक पदार्थ क्या है और अतिचालक पदार्थ क्या है। बाय द वे इसका भी परिभाषा पूछा जाता है। अब आगे चलें। देखिए कि प्रतिरोध, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध किसे कहते हैं और किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो प्रतिरोध क्या हुआ? प्रतिरोध जो है चालकीय पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। नाम ही है प्रतिरोध, माने विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करे उसी को हम कहेंगे प्रतिरोध। हालांकि प्रतिरोध का
जो एसआई मात्रक है ओम है। यानी ओम नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिरोध का खोज किया था, इसीलिए उनके सम्मान पर इसका एसआई मात्रक ओम रखा गया और इसको आर से सूचित किया जाता है और इसके ओम का संकेत अक्षर ओमेगा होता है। आर बराबर होता है V बट्टे आई। तो ये चालक का प्रतिरोध जो है कुछ विशिष्ट बातों पर निर्भर करती है। कभी कभी पूछा जाएगा कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करती है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है और चालक के ताप पर भी निर्भर करती है। अगर चालक का ताप बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो उस स्थिति में प्रतिरोध का परिमाण जो होता है वह परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस लेसन का है, ओम के नियम को लिखें। तो ओम जो है वह तुम्हें आपको पहले ही बता चुके हैं कि ओम प्रतिरोध के संबंध में सर्वप्रथम खोज किए थे। उन्हीं के सम्मान पर ये प्रतिरोध का मात्रक भी जो था वह ओम रखा गया। तो ओम महोदय ने बताया था कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यही है ओम का नियम, इसको याद कर लीजिएगा। अगर मान लिया जाए किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान I है और चालक के सिरों के बीच का विभवांतर अगर V है तो ओम के नियम के अनुसार भी समानुपाती I हो जाएगा। यह V बराबर I R हो जाएगा, जहां R को हम लोग नियतांक मानते हैं, या R बराबर V बटा I होगा। तो इस प्रकार से ओम के नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। हालांकि एक क्वेश्चन ओम के नियम से संबंधित है कि ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है, क्यों? तो किसी परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस स्थिति में अगर चालक के ताप को हम बढ़ा देंगे या चालक के ताप को कम कर देंगे तो उससे प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण जो है वो बदल जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि ओम का नियम उसी स्थिति में लागू होगा जब चालक का ताप जो है अचर रहेगा यानी फिक्स रहेगा। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी परिपथ में हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को भी जोड़ा करते हैं। तो प्रतिरोध को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं उसे। जब किसी परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जोड़ा जाता है और अपने इच्छा अनुसार या आवश्यकता अनुसार विद्युत धारा प्राप्त की जाती है तो उसे हम प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं। प्रतिरोध का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है, एक है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। अगर मान लिया जाए दो या दो से अधिक प्रतिरोध दे दिया गया है, एक प्रतिरोध की दूसरी सिरा दूसरे प्रतिरोध की पहली सिरा से जोड़ दी जाती है और यही क्रम जारी रहे तो उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक प्रतिरोध को समांतर क्रम में रखा जाता है और सभी का एक सिरा एक बिंदु पर होती है और दूसरी सिरा दूसरी बिंदु पर होती है। तो इस प्रकार से हम विद्युत धारा जो है उसको आवश्यकता अनुसार कम प्राप्त करने के लिए या अधिक प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। अब देखिए विद्युत धारा का कुछ ऊष्मीय प्रभाव भी होता है। जब हम किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने के क्रम में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा का उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। तो इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह। और इसके आधार पर कई संयंत्रों का भी निर्माण किया गया है, जैसे आप लोग जानते होइएगा विद्युत बल्ब होता है, विद्युत इस्त्री है, विद्युत बल्ब और इस्त्री। तो विद्युत इस्त्री आयरन हुआ, साधारण भाषा में उसको हम आयरन कहते हैं। उससे जब विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा प्राप्त होता है जिसका उपयोग हम लोग कपड़ा पर आयरन करने के लिए करते हैं।
वैसे ही विद्युत बल्ब है, कभी कभी विद्युत बल्ब का बनावट भी पूछा जाता है। तो विद्युत बल्ब जो होता है एक संयंत्र है जिसमें विद्युत ऊर्जा को ये प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिणत किया जाता है। विद्युत बल्ब में हम देखते हैं कि कांच का एक गोलाकार बल्ब होता है जिसके भीतर से सक्रिय गैस को निकाल करके उसमें अक्रिय गैस भर दिया जाता है। इसमें हीलियम गैस भर दिया जाता है या कोई अन्य निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसके बीच में एक फिलामेंट बनी होती है जो टंगस्टन की होती है। तब अत्यधिक उच्च ताप पर जब वो गर्म होता है तो एक बल्ब को जलने के लिए जो है बहुत अधिक ताप होना जरूरी है। तो गर्म होने के क्रम में वो टंगस्टन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना देगा और ये बल्ब जो है उसकी शीशा के चारों ओर चिपक जाएगा, बल्ब काला हो जाएगा और धीरे धीरे टंगस्टन का भी क्षय होगा। यही कारण है कि उसमें से सक्रिय गैस को निकाल करके निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है और इसका फिलामेंट टंगस्टन के बनाए जाते हैं। क्यों? कभी कभी पूछा जाता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है, क्या कारण? तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन वो पतला तार जो मैंने बहुत पतली तार होती है जो बीच में होती है और वही गर्म होकर के क्या करता है तो प्रकाश प्रदान करता है। तो टंगस्टन का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है और उसका गलनांक भी अधिक होता है। 3000 डिग्री से इसका गलनांक होता है जिसके कारण इसका प्रयोग विद्युत बल्ब में जो है वह किया जाता है, टंगस्टन के तार का उपयोग फिलामेंट बनाने के लिए। तो इस प्रकार से संक्षेप में आपको विद्युत बल्ब के बनावट को समझ गए होइएगा। अगर पूछेगा सचित्र वर्णन करें तो इसका चित्र भी बनाना पड़ेगा। वैसे ही देखिए विद्युत परिपथ में हम देखते हैं सुरक्षा युक्ति के रूप में विद्युत फ्यूज लगाया जाता है। ये विद्युत फ्यूज क्या है तो कम गलनांक वाले तार को जोड़ करके विद्युत फ्यूज का निर्माण किया जाता है। क्योंकि जब किसी कारणवश अगर परिपथ में अधिक परिमाण में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, तो अगर मान लिया जाए अधिक परिमाण में विद्युत धारा संयंत्र तक पहुंच गया तो संयंत्र खराब होने की संभावना होती है। इस स्थिति में वहां पर फ्यूज लगा दिया जाता है और फ्यूज लगाने से क्या होता है तो वह परिपथ जो है वह भंग हो जाती है और संयंत्र तक अधिक परिमाण में विद्युत धारा नहीं पहुंच पाता है। यही कारण है कि उसमें फ्यूज लगाया जाता है या फ्यूज का प्रयोग सुरक्षा युक्ति के रूप में की जाती है। अब देखिए विद्युत परिपथ में दो प्रकार की खतरा होने की संभावना रहती है। एक का नाम है अतिभारण और एक का नाम है लघुपथन। अतिभारण मतलब होता है ओवरलोडिंग। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं तो ऐसे उपकरण है जिसके द्वारा अधिक परिमाण में विद्युत धारा की आवश्यकता होती है और उसको हम क्या करते हैं कम पावर वाले तार से जोड़ देते हैं या परिपथ में जोड़ देते हैं। तो उस संयंत्र के द्वारा अधिक परिमाण में विद्युत शक्ति ग्रहण की जाती है, विद्युत ऊर्जा ग्रहण किया जाता है जिसके कारण परिपथ में आग लग जाती है और इस घटना को कहते हैं ओवरलोडिंग। और जिससे परिपथ में आग लगने के बाद तो आप लोग जानते ही होइएगा कितनी भारी क्षति या नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसके बाद एक है लघुपथन जिसे हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। कभी कभी परिपथ में किसी कारणवश या पुराना तार हो जाने के कारण जीवित तार और उदासीन तार जो है वो आपस में सट जाता है। तो सट जाने के कारण क्या होती है तो आग लग जाती है, वहां स्पार्किंग होता है और स्पार्किंग होने के कारण लघुपथन की घटना होती है और आग लगने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से अतिभारण और लघुपथन यानी ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट यह दो घटना होने की संभावना होती है। अतः इससे बचने के लिए जगह जगह फ्यूज का प्रयोग करना चाहिए और विद्युत धारा का प्रयोग ठीक ढंग से करना चाहिए। लगे देखिए आजकल हम लोग विद्युत धारा का उपयोग अधिक से अधिक परिमाण में कर रहे हैं और यह हमारे जीवन को सुखी और आरामदेह बना रहा है, लेकिन यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है और इसका उपयोग अगर ठीक ढंग से नहीं की जाए तो व्यक्ति के जीवन जाने की भी संभावना रहती है, यानी उसका मृत्यु भी हो सकता है। अतः विद्युत के खतरा से बचने के लिए हमें तुरंत क्या करना चाहिए, कहीं अगर ओवरलोडिंग हो या शॉर्ट सर्किट हो
तो पहले स्विच को बंद कर देना, ऑफ कर देना चाहिए। उसके बाद तार को स्वयं नहीं जोड़ना चाहिए, अनुभवी मिस्त्री को बुलाकर जोड़ना चाहिए। किसी मशीन पर अगर हम काम कर रहे हैं तो बिना प्लास्टिक के जूता चप्पल पहने हुए नहीं करना चाहिए। उसके बाद जगह जगह पर फ्यूज का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा जो होता है यह बड़ा ही खतरनाक होता है और इससे माने करंट लगने के बाद लोगों को बचने की संभावना बहुत कम होती है। आप लोग जानते होइएगा, कोई भी बिजली मिस्त्री अगर काम करने के लिए आता है तो हाथ में वो ग्लव्स पहन लेता है रबर का, और तब काम करता है, ताकि वो कुचालक होती है और कुचालक की कंडीशन उपयोग करने के क्रम में उसे झटका लगने की संभावना कम होती है। तो विद्युत खतरा से बचने का हमें प्रयोग करना चाहिए। मानव शरीर का भी प्रतिरोध जो है वो लगभग 30,000 ओम होता है, जो बराबर पूछा जाता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो अब हम आशा करते हैं कि ये चैप्टर नंबर 3 आप लोग ठीक ढंग से समझ लिए होइएगा और